हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 5। क्या है अध्याय 5? औरतों ने बदली दुनिया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है, और हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। और इस अध्याय में हम लोग घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। और हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। तो जो समानता प्राप्त है तो स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए, समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने काफ़ी संघर्ष किए, सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। तो जो पहले थी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। ठीक है, जो महिलाओं हैं, जो आंदोलन द्वारा जो भेदभाव को चुनौती है तो उसको देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की प्रयत्नों के बारे में हम लोग संक्षेप में जानेंगे। देखिए कौन क्या काम करते हैं। एक किसान का चित्र बनाने के लिए कहा गया, एक मिल मजदूर, एक नर्स और नीचे देखते हैं क्या है, एक वैज्ञानिक, एक पायलट है, एक शिक्षक है। तो चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरना है। तो ये एक क्रियाकलाप है। इसमें क्या क्या है, शिक्षक है, किसान है, मिल मजदूर है, नर्स है, वैज्ञानिक है, पायलट है। तो पुरुष चित्र द्वारा समझाना है, महिला चित्र द्वारा समझाना है, ये सब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये किस प्रकार से महिलाएं मकई का पौधा से मकई तोड़ रही है। ठीक है, जैसे भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं और उनके कामों में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। बात करें खेतों की काम करना तो ज़्यादातर महिलाएं खेतों में काम करती है। 100 में से 83%, 83.6% लेडीज़ खेतों में काम करती है। लेकिन अगर बात करें किसान की तो ज़्यादातर हमारे सोच में क्या आते हैं कि किसान तो पुरुष लोग ही होते हैं। ठीक है, ये सैंपल है 61 नेशनल सैंपल सर्वे 2004 से 5 का। एक रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी कक्षा में यह अभ्यास कराया और परिणाम इस प्रकार रहे। ठीक है, एक रोजी मैडम की कक्षा है, उसमें 30 बच्चे हैं और उन्होंने यह अभ्यास कराया और उसमें परिणाम इस प्रकार है। जो शिक्षक है ना तो वो 5 जन पुरुष में और महिला है 25। जो किसान है वो 30 जन पुरुष चित्र में दिखाया और महिला 0। और जो मिल मजदूर है वो 25 जन पुरुष में दिखाया और 5 महिला को दिखाया गया। जो नर्स है वो पुरुष को 0 में दिखाया और महिला 30 में दिखाया। जो वैज्ञानिक है वो पुरुष में 25 को दिखाया और महिलाएं कितने 5 में। जो पायलट है उसको 27 में दिखाया और महिलाएं कितनी 3। तो इस प्रकार से ये चित्र के द्वारा समझाया गया है किस प्रकार से पुरुष और स्त्रियों का चित्र लोगों के विचार में आते हैं और उसी तरह बच्चों के भी सोच में आया। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। देखिए फ्रेंड, एक कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। आप तो किसी को अवसर कम दीजिएगा और फिर उससे मांगेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा उससे चाहत रखिएगा तो कैसे मिलेगा। आप तो एक तरफ तो आप उसको अवसर दीजिए, मौका दीजिए, तभी तो कुछ कर पाएंगे। आप कम अवसर दीजिएगा और कठोर उससे मांग रखिएगा तो थोड़ा ना हो पाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने
नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ठीक है, जो नर्स के लिए है और जो महिलाओं के पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है और इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। तो देखिए फ्रेंड, जो नर्स का काम होता है ना, तो ये ऐसा माना जाता है कि जो महिला होती है वो काफ़ी विनम्र, नरम दिल की होती है, सहनशील होती है, तो वो इसलिए नर्स की भूमिका अच्छी तरह निभा लेती है। लेकिन जो पुरुष होते हैं वो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उसका दिमाग ज़्यादा होता है और इसलिए उसको तकनीकी में कार्य करने में वो कार्य करने में सक्षम होते हैं। और जबकि लड़कियां का दिमाग कमज़ोर होती है, कम होती है, तो तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं है। और अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे रूढ़िवादी धारणाओं को विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता। इसीलिए जब घर में बात होती है पढ़ाई के बारे में कि आगे की पढ़ाई में लड़कियां क्या पढ़े और लड़के क्या पढ़े, तो अक्सर लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन की प्रशिक्षण लेने के लिए वह परिवार के लोग सहयोग नहीं दे पाते हैं। अब बहुत सारे फैमिली ऐसे भी हैं कि नहीं, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं रखते और लोग उनका सहयोग भी करते हैं। ठीक है, तो कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो रूढ़िवादी धारणाओं में रहते हैं और जो लड़कों को मिलता है तो फिर लड़कों को इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, इन सारे चीज़ों के लिए उनको सहयोग मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। तो क्या होता है अधिकांश फैमिलियों में, अधिकांश परिवारों में कि स्कूली शिक्षा तो प्राप्त कर ली लड़कियां, अब उसको शादी के लिए प्रेरित किया जाए और शादी के लिए उसका जीवन का मुख्य लक्ष्य है, वही जीवन जो उसको शादी के लिए माना जाता है, मतलब शादी ही उसका जीवन का मुख्य लक्ष्य है, इस तरह मान लेते हैं। और यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपनी चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, जो हम लोग ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड, कभी घर के बड़ों से होता है या समाज के बड़ों से होता है, तो कभी हमारे फ्रेंड ही ऐसे बनते हैं जो गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। और लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। तो हम लोग कक्षा 6 में जो पढ़े थे ना कि लड़कों को रोना नहीं है, लड़कों को तो रोना नहीं है, लड़का तो कठोर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनको चिढ़ाया जाता है। जब लड़का रोता है तो उसको चिढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे परिवार में बच्चों को चारों तरफ से दबाया जाता है। देखिए फ्रेंड, ये रूढ़ियों को तोड़ा। ठीक है, किस प्रकार से रूढ़ियों को तोड़ा। एक रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, जो रेल का इंजन है ना, तो उसको आदमी चलाते हैं। पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया। देखिए फ्रेंड, जो रेल का इंजन होता है ना, तो एक पुरुष चलाता है, एक आदमी चलाता है, लेकिन झारखंड की एक आदिवासी लड़की है, आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला, उन्होंने लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया, इसका रुख ही बदल दिया और उत्तरी रेलवे की वो पहली महिला इंजन चालक है। तो कौन है? लक्ष्मी लाकरा। ठीक है, जो 27 वर्षीय महिला है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं है। लक्ष्मी के माता पिता क्या पढ़े लिखे नहीं है, पर उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई और स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाते रहे।
देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में हुई और सरकारी स्कूल में पढ़ने के साथ साथ वो अपने घर के काम काजों में भी अपने हाथ बटाते रहे। उसके मन लगातार और उन्होंने क्या किया, मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की। स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित की। फिर स्कूल की पढ़ाई पूरा करके उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित की और फिर वो रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। ठीक है। लक्ष्मी कहती कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है। तो लक्ष्मी कहती कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई ये कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है तो मैं उसे करके रहती हूँ। तो वो कहती कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ये कोई कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है तो मैं उसे करके रहती हूँ। मतलब जो उसे कोई चैलेंज देता है कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं है तो मैं उसे करके रहती हूँ। ठीक है। उसके लिए एक क्या कहते हैं, पुनर्बलन का मतलब पुनर्बलन का काम हो जाता है। ठीक है, कि ये काम करना ही है। अब लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वो इंजन ड्राइवर बनेगी, जब उन्होंने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि इंजन ड्राइवर बनेगी, ठीक है, उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। उसका जो दृष्टिकोण है वो सीधा साधा है। और जब तक मुझे आ रहा है मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ, तो अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊँ। अगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, अगर मैं अच्छे से रह पा रही हूँ, तो अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो फिर मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊँ। ये लक्ष्मी लकड़ा का मानना है। ये क्या है, ड्राइविंग हर ट्रेन नीता लाल वीमेंस फ्यूचर सर्विस से रूपांतरित है। ठीक है। देखिए, परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं और हम सोचने लगे कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे और अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुमारी बुनकरी यानी वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी। यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। देखिए, एक चित्रकथा है। जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। देखिए, जो जेवियर है ना, अपना 10वीं एग्जाम में उन्होंने अच्छा नंबर लाए। क्या कहते हैं, समाज इतिहास और जो उसका भाषा है उसने अच्छा किया, लेकिन जो गणित और विज्ञान है ना उसमें अच्छा अंक नहीं मिले। तो फिर उसके माता पिता उसके परिणाम को देखकर वे खुश नहीं थे। देखिए आगे, हे भगवान, जेवियर गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो। भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है, मुझे पता है। माँ क्या कह रहा है, बच्चा बोल रहा है कि मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना नहीं चाहता हूँ, अब मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तो बच्चा कह रहा है, मम्मा कोई बात नहीं कि मुझे तो इतिहास में अच्छा लगता है और गणित और विज्ञान मुझे पसंद नहीं है और उसको मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मेरा नंबर इसमें कम है। तो फिर देखिए आगे, तुम क्यों
तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं है। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। तो बच्चा कह रहा है कि मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी माँ बोल रही इतिहास से कोई भविष्य नहीं है और तुम गणित विज्ञान पढ़ो, उसमें अच्छा तुम्हारा भविष्य बनेगा। तो समझदारी से काम लो। फिर से बोल रहा है समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो देखिए फ्रेंड, एक गार्जियन का किस का सोच है कि बोल रहे हैं कि नहीं, कंप्यूटर और मैथ ले लो, ऐसे तुमको अच्छा से जॉब मिल जाएगी और जल्दी जॉब मिल जाएगी और तुम्हारा भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए हमारे पेरेंट्स का किस प्रकार की मानसिकता है। और देखिए इधर जो परिवर्तन के लिए हम लोग सीखना देख रहे थे ना, तो देखिए जो स्कूल जाना आपके जीवन का, जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे स्कूल में हम लोग अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रवेश ले रहे हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग स्कूल में प्रवेश होते हैं, तो हमें लगता है कि ये स्कूल जाना एक साधारण बात है। लेकिन हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए, जो पहले के समय था, कुछ बच्चों के लिए देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लोग हैं। स्कूल जाना और पढ़ना पहुँच के बाहर की, स्कूल जाना और पढ़ना पहुँच की बाहर थी। अनुचित बात भी मानी जा सकती। तो क्या था ये अनुचित, स्कूल में जाना या पढ़ना ये क्या अनुचित बात मानी जा सकती थी। परंतु जो अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही मानते थे। क्या है, जो अतीत है ना, इतिहास में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। और अधिकांश क्या होते थे, जो बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था और फिर उनके जो बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। ये तो लड़कों के लिए था, अब लड़कियों की बात करें तो उनकी स्थिति और भी खराब थी। और उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, तो लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि देखिए जो लड़का है ना, तो उसको पढ़ाना लिखाना तो सिखाया जाता था, लेकिन लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुमारी बुनकरी या हस्तकला सिखाई जाती थी, तो उनको क्या सिखाया जाता था, कुमारी या बुनकरी या हस्तकला सिखाई जाती थी। यह धारणा थी कि जो लड़कियां है ना और औरत है, तो उनका काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। लेकिन उदाहरण की बात करें तो कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। तो कुम्हार की बात करें तो वो मिट्टी तैयार करती थी स्त्रियां, और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी, मिट्टी एकत्र करके बर्तन बनाने के लिए तैयार करती थी। और चूँकि वे चाक नहीं चलाती थी, देखिए चाक है ना, तो उसको चलाने का हक नहीं था और इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था, इसलिए उनको कुम्हार नहीं माना जाता था। और 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया और विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए। और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था और अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे, तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। और इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने महिलाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। तो इसके बावजूद भी क्या हुआ, जो बहुत सी स्त्रियाँ और पुरुष हैं बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के लिए प्रयत्न किए और स्कूल जो स्त्रियाँ हैं पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया, जो स्त्रियाँ हैं तो पढ़ने लिखने के लिए भी संघर्ष किया। आइए हम लोग राजसुंदरी देवी के बारे में देखेंगे, जो 1800 से 1890 का अनुभव है, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। राजसुंदरी देवी कहाँ पैदा हुई थी, पश्चिम बंगाल में। और 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। तो उन्होंने क्या की, 60 वर्ष की उम्र में बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक क्या थी, अमर जीवन, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। और राजसुंदरी देवी क्या थी, एक धनवान परिवार, जमींदार परिवार की गृहिणी थी। तो राजसुंदरी देवी एक धनी जमींदार के पत्नी थी। और उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वो पति के लिए दुर्भाग्य लाती। देखिए फ्रेंड, किस तरह का मान्यता था कि अगर लड़कियां पढ़ लिख लेगी तो उसके पति के लिए दुर्भाग्य होगा और दुर्भाग्य लाएगी और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपने शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। तो इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, स्वयं छिप के, शादी के बाद भी छिप के लिखना पढ़ना सीखा। और इधर में देखते हैं रमाबाई। ये कौन है, रमाबाई, जो 1858 से 1858 से 1922
यानी 1858 से 1922 अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई। जो रमाबाई है ना 1858 से 1922 अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। जो रमाबाई है ना तो उनको पंडिता की उपाधि भी दी गई, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो दिया तो फिर देखिए जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी और उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया। तो 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया। देखिए फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थापित किया क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो 1898 में पुणे के पास एक खेड़ गांव में मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। कब? 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया और वहाँ पर कौन सी स्त्रियाँ जो विधवा होगी, जो गरीब है, उन सारे स्त्रियों को, औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापाखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। और ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापाखाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। देखिए ये इधर रमाबाई का छापाखाना है, ठीक है। रमाबाई का छापाखाना। तो देखिए, तो राजसुंदरी द्वारा जो अमर जीवन जो राजसुंदरी देवी द्वारा अमर जीवन एक आत्मकथा लिखी गई है। और राजसुंदरी देवी क्या थी इसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आगे देखते हैं। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात को हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी, बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी। मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। तो जो राजसुंदरी देवी है तो वो अपना आत्मकथा में लिखी थी कि मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। वो आधी रात तक वो काम में लगी रहती थी और बीच में भी बीच में भी वो विश्राम नहीं लेती थी। और उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी और मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी। मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था और बाद में स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। और मुझे क्या हो गया है, स्त्रियाँ पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक सपना आया। मैं चैतन्य भागवत यानी एक संत का जीवन पढ़ रही थी। और बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी तो मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। और वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई तो मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा लिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था। देखिए फ्रेंड्स, उस बुक का जो पन्ना है उसको छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि वो चोरी का काम हो गया ना। उससे तो लड़की को उस समय तो औरतों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। अब बिना बात पूछे, बिना किसी से बात किए वो छुपा लेती है एक पेपर फाड़ करके, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ ना। क्योंकि किसी को भी वो मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। तो उसका बेटा क्या कर रहा था, ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था और उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। तो फिर उस ताड़ का पत्ता भी एक छिपा लिया और जब मौका मिलता तो मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपनी याद किए गए अक्षरों से करती। फिर अक्षर जो लिखा हुआ था उसको अपने लिखे गए अक्षरों का साथ मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती थी। फिर ठीक है, तो उसका जो लिखा हुआ है फिर अपने अक्षर का उससे मिलान करके याद करती थी। अब मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। और अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी और काफ़ी कोशिशों के बाद उन्होंने पढ़ना सीख सकी। ठीक है, काफ़ी मुश्किल से पढ़ना होता था उस टाइम, लेकिन
आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने का अवसर भी मिलता है तब भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो उन सबके लिए एक क्या है, सीख है कि आप भी पढ़ने का कोशिश कीजिए। जब मिला है मौका तो आप भी पढ़िए। देखिए, ये रुकिया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का अपना सपना। ये कौन है? रुकिया सखावत। ये रुकिया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना है। रुकिया सखावत हुसैन यानी 1880 से 1932 एक धनी परिवार में पैदा हुई थी और जिसके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उसको उर्दू पढ़ना आता था और बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से उसे रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे, और इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा और आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। और 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का सपना। क्या था? सुल्ताना का सपना। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। और लेडी लैंड एक ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने का, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। तो लेडी लैंड कैसा स्थान था? जहाँ पर स्त्रियों को पढ़ने का, फिर काम करने का और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। और इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती है और हवाई कारें चलाती है। और लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। तो फिर क्या है, जो पुरुष है एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं और सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन सारा के साथ यात्रा पर जाती है। ठीक है, तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो केवल सपना देख रही थी। तो फिर उसका जो आंख खुल जाती है, फिर वो तो